मैं इस समय रतलाम में हूं और मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक पारसदादा सकलेचा। उनसे कुछ मुद्दे हैं, बात करेंगे। क्या मैं आपसे कहूं कि मैं रतलाम के भावी विधायक से बात कर रहा हूं, तो क्या सही बोल रहा हूं? देखिए, अब ये कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर नहीं होते हैं, तो ये ऐसा प्रश्न है। पार्टी आलाकमान तय करेगी। जी। लेकिन आप काफ़ी मुखर हैं, मैंने देखा है, लगातार मैं आपको फॉलो कर रहा हूं। सीवरेज घोटाला आप बड़े ज़ोर शोर से उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, अब ये चूँकि मेरी ड्यूटी है, पिछले 8 महीने से मैं इस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र की तैयारी कर रहा हूँ। लगभग 386 बिंदु हमने फाइंड आउट किए हैं जो इस 18 साल की सरकार के घोटाले को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें ज़रूरी है, और उसी घोटाले में एक घोटाला है सीवरेज घोटाला। ये बड़ा गंभीर घोटाला इसलिए कि इसमें सेंटर और स्टेट दोनों शामिल हैं। केंद्र सरकार ने इस अमृत योजना मिशन के तहत 10,000 करोड़ रुपए में से 4,500 करोड़ रुपया अमृत मिशन 1 में सीवरेज के लिए दिया। उसमें राज्य शासन का शेयर अलग है और लोकल का शेयर अलग है। उसमें उन्होंने जो सारी एजेंसी काम करने वाली दी, इंक्लूडिंग डीपीआर बनाने वाली, सुपरविजन करने वाली, सारी की सारी उन्होंने केंद्र सरकार से भेज दी। और इतना घोटाला किया कि आप सोचिए कि मध्य प्रदेश नगरीय निकाय विभाग ने उस एजेंसी को अगली योजना में शामिल करने से इनकार कर दिया। वह कोशिश का नाम है अमृत मिशन 2 में, लेकिन उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज नहीं किया। इसी एजेंसी को हाउसिंग बोर्ड इंदौर ने ब्लैक लिस्ट किया था। इसी एजेंसी को बिल्डिंग कॉरपोरेशन ने भी ब्लैक लिस्ट किया था, और ये एजेंसी है। और अभी मुझे रिसेंटली कल एक सूचना मिली कि ये एजेंसी वापकोस जो ब्लैक लिस्टेड है, जिसका एमडी पे, एक्स एमडी पे छापा पड़ा है और लड़के और दोनों को अरेस्ट किया, अभी कल इस मुझे जानकारी मिली कि जल जीवन मिशन में भी ये काम कर रही है, और वहाँ पे अपॉइंटमेंट तक ये एजेंसी खुद कर रही है। अब एजेंसी गवर्नमेंट के अंदर कैसे अपॉइंट करती है समझ में पड़ा है। जनता के बीच तो आप सीवरेज घोटाले को ले गए, लेकिन कोर्ट में जाने की कोई तैयारी है आपकी? नहीं, देखिए, सीवरेज को लेकर कोर्ट में जाने की पूरी तैयारी है, क्योंकि हम इस सरकार से कैसे उम्मीद करें। ये जो खुद घोटाले में शामिल है, इसके सारे लोग शामिल हैं, इनके सारे सत्ता के लोग हैं, जिसको अपन पदाधिकारी भी बोलते हैं, जो पोस्ट पे भी है, अधिकारी भी है, और दिल्ली के भी लोग शामिल हैं। तो मुझे यहाँ ने इनसे उम्मीद नहीं है, इसलिए मुझे न्यायालय में उसको जाना ही पड़ेगा, और तैयारी पूरी है। अब टोल को लेके भी काफ़ी मुखर हैं, आपने लगातार अपने में आपकी पोस्ट देख रहा था। क्या दिक्कतें हैं टोल को लेकर, हमारे दर्शकों के लिए भी बताइए, और क्या आप करने जा रहे हैं? ये देखिए, ये टोल रोड पे तो मध्य प्रदेश के अंदर जितना बड़ा घोटाला हुआ, शायद इतना बड़ा घोटाला और किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे, पीपीपी वाले मॉडल में नहीं हुआ। मतलब इन्होंने लगभग 59 रोड टोल पे दे दी, और अभी रिसेंटली इन्होंने पिछले 3 साल में 30 से अधिक सड़कें जो गवर्नमेंट फंड से बनी थी, जिसको बोलते हैं अपन एडीबी से, या राज्य पोषित धन बोलते हैं, एक लैंग्वेज है राज्य पोषित धन, उससे बनी थी। उसमें आपकी रतलाम झाबा रोड भी है, ये भी टोल पे दे दी, नीलाम कर दी। अब इसमें टोल रोड में क्या करते हैं लोग, 2 प्रकार से बड़ा खेल खेलते हैं। एक, जब उसकी लागत होती है उसको खूब बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। दूसरा, उसकी अवधि बढ़ा देते हैं। अब अवधि बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि डीपीआर में ये सर्वे करते यातायात कि सब यहाँ पे इस रोड पे इतना टोल रोड है 125 किलोमीटर की, तो एक बूथ यहाँ बनेगा, दूसरा बूथ यहाँ बनेगा, तो उसका सर्वे करते हैं। सर्वे में यातायात से निकलने वाले वाहन की संख्या कम दिखाते हैं। अब कम दिखाते तो उनका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक लैंग्वेज है, उसको जब कैलकुलेट करते हैं तो वो अवधि बड़ी हो जाती 25 साल, और 25 साल वो टोल लेता, और इसके एवज में उनको हजारों करोड़ की रिश्वत मिलती है अधिकारियों को, राजनेताओं को। अब आप देखिए, साधारण सा जो मैंने विषय लिया है, अभी सत्तावारी टोल है, मैंने तो 3-4 टोल को लेके हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने खारिज की, सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हुए, उनको नोटिस दिया, 3 अवसर दिए, उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया। अब उनका अवसर समाप्त कर दिया है, और ये कहा है कि बिना नोटिस इनके जवाब के सुना जाए। ठीक है, वो जवाब देंगे तो कोर्ट उसको इंटरटेन करेगी, हम भी मानते हैं उस बात को, और आना भी चाहिए ना, उनका अपना व्यू लगे। तो रतलाम लेबड़ से जावरा, ये 125 किलोमीटर, इसका टोल अभी इसका 11 साल बाकी, और अभी तक ये लागत का 3.5 गुना टोल वसूल कर चुके हैं। जावरा से नया गांव ये 127 किलोमीटर, ये लागत का 5 गुना टोल वसूल कर चुके हैं।
और भोपाल देवास रोड, वो भी लागत का 4 गुना टोल वसूल कर, और ये सारे अभी नवंबर 2033 तक टोल वसूलेंगे। और हर साल इनके टोल में 7% का तो गवर्नमेंट की तरफ से इजाफा होता टोल के अंदर, और वाहन की संख्या में 10% का इजाफा होता, तो हर साल 15 से 20% का इजाफा। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि अगर हम जावरा नया गांव टोल रोड को लें तो ये इसकी लागत है 425 करोड़। 425 करोड़ के एवज में ये अगर 2033 तक ये स्थिति बनी रही तो ये कम से कम 8,000 करोड़ रुपया वसूलेगी, और ये नहीं वसूल सकते। इंडियन टोल एक्ट 1851 कहता है कि टोल जिन सड़कों पर लिया जाएगा वो जनता की संपत्ति है, गवर्नमेंट का नहीं है। गवर्नमेंट उस टोल का लाभ किसी निजी व्यक्ति को देने का अधिकार नहीं रखती। एक उन्होंने मंसूर टोल एक्ट पे एक फैसला हुआ, मंसूर के ब्रिज को लेके, ये 2001 का फैसला सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा है कि लागत, उसका रखरखाव और लागत में जो इन्वेस्ट किया उसका ब्याज, ये निकल जाए तो फिर टोल बंद कर दिया जाना चाहिए। अब ये ऐसा हम ये कह रहे तो ये बंद ही नहीं कर रहे, तो सारा ऐसा लगता है कि बड़ा खेल है और इस पर बहुत जम के घोटाले हो रहे हैं, बहुत लोग इन्वॉल्व है, बहुत लोग इन्वॉल्व है इसमें। आपने टोल एक्ट 1851 कहा, ये 1851 है या 1951? 1851 टोल एक्ट 1851 में है। इसमें समय समय पे 1996 में भी संशोधन हुए हैं, 2001 में भी हुए और 2013 में भी संशोधन हुए हैं। टोल एक्ट तो बहुत स्पष्ट कहता है कि आप किसी भी टोल रोड पे 15 साल से अधिक टोल अवधि नहीं दे सकते, ये सारी अवधि 25 से 30 साल है। वो दूसरा टोल एक्ट साफ कहता है कि आप किसी को अनियमित टोल वसूलने का अधिकार भी नहीं दे सकते, इनलीगल, जिसे बोल इनलीगल, माफ़ कीजिएगा, इनलीगल टोल वसूलने का अधिकार, पर ये कोई अध्ययन करता ही नहीं है। तो ये सारी बातें हैं उसमें। कर्नाटक में आज जो नतीजा आया है, शायद आप बहुत खुश हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या असर इसका मध्य प्रदेश में आप देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन का संकेत है। परिणाम तो अपनी जगह है, सत्ताएं तो बदलती रहती है, पर ये जो सत्ता बदली है ये एक विशेष आने वाले राजनीतिक परिदृश्य को इशारा करती, क्योंकि एक इसमें बजरंग बली का इशू इन्होंने शामिल किया, जबकि कर्नाटक में सांप्रदायिकता का बहुत जहर पहले इन्होंने घोला और उसके दम पे उन्होंने पिछली सरकार को हटाया। इधर राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर के इशू को उन्होंने खूब जम के उठाया। अब ये दोनों ऐसे इशू के बाद कि अपन वोट डालें और बजरंग बली का नाम लेके वोट डालें, बीजेपी ने कहा, और उसके बाद में वोट में लगभग 8 से 10% का परिवर्तन हुआ। जो 1:30 बजे की चुनाव आयोग की रिपोर्ट थी उसके अनुसार से 7.5% वोट बीजेपी के शिफ्ट कम हुए वोट। अगर ये 7.5% वोट कम हुए, मतलब जैसे 34 के 28 हुए या 27 हुए, तो यूँ उसको टोटल वोट के परसेंटेज से देखें तो बीजेपी का 1/4 वोट कम हुआ। यानी जिन 4 लोगों ने पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था उसमें से एक आदमी अब उसको वोट देना नहीं चाहता, और उसने वो सारा का सारा वोट कांग्रेस की ओर डाइवर्ट हो गया। ये भी बड़ी बात है। वोट का बदलना लोकल भी थी वहाँ पे, कई बार अपन सोचते कि लोकल पार्टी बहुत हावी है, लेकिन वो वोट कांग्रेस की ओर डाइवर्ट होना बहुत बड़ा संकेत है। ये जो बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे कि लोकल पार्टियाँ खड़ी कर देंगे और लोकल पार्टियों को हम प्रमोट कर लेंगे तो कांग्रेस का वोट बैंक कम हो जाएगा, ये इस धारणा को भी तोड़ा, नंबर 1। नंबर 2, इनकी जो सांप्रदायिकता फैलाने की नीति थी उसको भी तोड़ा। नंबर 3, इन्होंने जो पैसा लगाया और केंद्र सरकार ने जो किया उसको तोड़ा। और नंबर 4, सबसे बड़ा जो मोदी का फोबिया था एक, कि मोदी मने जहाँ जाएगा वहाँ क्रांति ला देगा, वो फोबिया इस तरह से फेल हुआ कि जहाँ मोदी जी गए वहाँ सब जगह हार गए, बड़े बड़े मंत्री हार गए। तो इस हिसाब से ये आने वाली 2024 की लोकसभा के चुनाव को एक बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन का संकेत है, और इसका लाभ ये भी होगा कि जो विपक्षी महागठबंधन बनने की संभावना थी, जिसे बीजेपी हमेशा कमज़ोर करने की कोशिश करती थी, उसको भी ताकत मिलेगी। अंतिम सवाल दादा, रतलाम शहर को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है? किन मुद्दों के साथ, और जो रूलिंग एमएलए हैं उनके अगेंस्ट क्या एंटी इनकम्बेंसी, किस चीज़ों के साथ आप जाने वाले हैं? ये देखिए, रतलाम में जो हमारा खास है कि एक्चुअल में जो छोटा तबका और मिडिल क्लास तबका है, जो महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था से परेशान है, हम उसको फोकस करके कांग्रेस की ओर आकर्षित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसका रुझान बढ़ रहा है मिडिल क्लास का, क्योंकि रतलाम में एक जैसे रेलवे का जंक्शन है तो मिडिल क्लास का
वोट बैंक भी बड़ा है, सर्विस क्लास का वोट बैंक भी बड़ा है, तो हम उसको अपनी ओर आकर्षित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपने से जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई वो हमसे जुड़े। एक व्यापारी घराना है यहाँ पे, क्योंकि ये सेंटर है ज़िले का, तो व्यापारी घराना सेंटर होता ही है। तो व्यापारी घराना इस बार जो जनरली बीजेपी का सपोर्टर माना जाता है, वो इस बार बीजेपी से खासा नाराज़ है, क्योंकि जो छोटा और मझला व्यापार है वो बिल्कुल तहस नहस कर दिया। दूसरा, प्रशासन कहने को तो आपने इंस्पेक्टराज खत्म कर दिया, पर बात बात पे प्रशासन व्यापारियों को जिस तरह से परेशान कर रहा है, जीएसटी को लेकर 150 परिवर्तन कर दिए। टाइम से फॉर्म नहीं भराते उनको पेनल्टी लगा देते, इनकम टैक्स के टाइम से रिटर्न नहीं मिल रहे। तो ये सारे जो परेशानी है उससे व्यापारी वर्ग भी हमारे साथ हो गया। दूसरा, एक यहाँ पे जो सबसे बड़ा बात है कि जो वर्तमान विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, उनका दूसरा टर्म है, चेतन काश्यप जी बड़े उद्योगपति है। उनका एक उद्योग बदनावर में है, 2 उद्योग वापी में है, एक प्रोजेक्ट उनका बॉम्बे में वर्ली पे बहुत बड़ा है। बड़े उद्योगपति है और अच्छा खासा प्रॉफिट वाला उनका उद्योग भी है, प्रॉफिटेबल उद्योग है। ये पब्लिक से दूर है। सबसे बड़ी बात ये कि जनता से मिलना इनको पसंद नहीं। इनकी एक पॉलिसी है कि भाई शादी में नहीं जाना, मरीज को देखने नहीं जाना, और क्लियर बोलते हैं कि मैं जाऊँगा तो क्या ठीक हो जाएगा क्या, किसी की मौत में नहीं जाना, किसी की बर्थडे पार्टी में जाना, और कार्यकर्ताओं से नहीं मिलना। ये साफ कहते हैं कि भाई मैंने पैसे से चुनाव जीता है तो पैसा दूंगा फिर जीत जाऊंगा। तो ये इनकी एक पॉलिसी है। पर इसका जो इसका हुआ, पहला चुनाव उन्होंने जीता ऐसे ही, दूसरा भी ऐसा जीता, उस टाइम उन्होंने इसी लगा के बड़ा आदमी है, बड़े काम करेगा, उद्योग लाएगा। एक उद्योग रतलाम में नहीं आया, और जितने प्रोजेक्ट लाए वो इतने, मैंने मिस मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट से बोलते हैं ना, मिस मैनेजमेंट। इन्होंने कहा कि भाई हम ट्रांसपोर्ट नगर बनाएंगे। ये अध्ययन ही नहीं किया कि जिस ट्रांसपोर्ट नगर को ज़मीन को आपने आइडेंटिफाई किया है, नोटिफाइड किया है, उसके बीच में, ठीक बीच में 2.5 बीघा ज़मीन एक निजी व्यक्ति की है। आपने काम शुरू किया, उसने स्टे ले लिया। आपने कहा हम गोल्ड पार्क बनाएंगे, जैसे बोलते गोल्ड कॉम्प्लेक्स। आपने ज़मीन आइडेंटिफाई की नगर निगम के सामने। अब वहाँ पर 1956-57 से वो ज़मीन एक निजी व्यक्ति के नाम है, 9 बीघा। अब आप बिना कोई देखे किसी प्रोजेक्ट को बनाते हैं, और अब पैसा, प्रदेश का पैसा जाता ना। आज अगर मान लीजिए 100 करोड़ 150 करोड़ रुपया डूबेगा तो किसी का निजी पैसा तो नहीं है, हमारा पैसा है, हमारी मेहनत का पैसा। आपने सुभाष नगर का ओवर ब्रिज बनाने की घोषणा की, वो मेरे ज़माने में स्वीकार था। पर आपके इनकी मिस मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, किस तरह से प्रशासन का दुरुपयोग। 7 साल पहले ब्रिज की उन्होंने उद्घाटन किया, ब्रिज बनानी, कभी कहते कि रेलवे की गड़बड़, कभी कहते कि हमें वो जो कंपनसेशन देना वो नहीं मिला, ज़मीन नहीं बिजली, बिजली के खंभे नहीं हटे, और उस ब्रिज की आरओबी जिसे बोलते हैं, रेलवे ओवर ब्रिज, उसकी कीमत अभी 3 दिन पहले साधिकार समिति ने 13 करोड़ से बढ़ा दी। अभी 13 करोड़ पैसा किसका है? गरीब जनता का पैसा, विकास का पैसा, बेरोजगार को मिलने वाला पैसा, गरीब महिला को मिलने वाला पैसा, ये इस तरह से उड़ा रहे। फिर अब इनसे क्या हुआ कि इनसे कार्यकर्ता दूर हो गए। बड़ा आदमी है, आखिर कार्यकर्ता कैसा भी हो, सम्मान तो सभी चाहता है, तो सारे कार्यकर्ता इनसे दूर हो गए, और उसका यह परिणाम है कि अभी यहाँ पर माहौल उनके खिलाफ है, अच्छा खिलाफ है। और कांग्रेस का अच्छा दमदार उम्मीदवार आएगा तो 100% जीत होगी। तो आपने पारसदादा सकलेचा को सुना, इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि इस बार रतलाम में कांग्रेस के हालात अनुकूल हैं, सीट जीत सकती है, बशर्ते कि अच्छा उम्मीदवार आए। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।